महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। वहीं इसी को लेकर राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरावती में रैली के दौरान बंटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है। यह नारा देश में चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे का कुछ नेता समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसके विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने भी इस बयान का विरोध किया है। नारा देते रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने हम एकजुट हैं तो सुरक्षित हैं का नारा दिया था। वहीं योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपनी रैलियों में बंटेंगे तो कटेंगे का नारा देते रहे हैं। लेकिन अब महायुति के सहयोगी अजित पवार इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले अजित पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र शिवाजी, अंबेडकर और शाहू जी महाराज की भूमि है। वहीं अजित पवार ने इस बयान में कहा कि राज्य के बाहर से लोग आते हैं और ऐसी बातें कहते हैं। विचारधारा अलग है। दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करें कि उन्हें क्या कहना है। भले ही हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। यह दूसरों में काम कर सकता है, लेकिन यह महाराष्ट्र में काम नहीं करता है। इसी सिलसिले में शिवसेना शिंदे गुट नेता संजय निरुपम ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बिखरोगे तो कमजोर हो जाओगे, एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। दादा को समझना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अजित दादा को अभी समझ नहीं आ रहा है, बाद में समझ आएगा। हम बांटेंगे तो काटेंगे वाली ये लाइन महाराष्ट्र में जरूर चलेगी। अजित दादा को समझना होगा। सीएम योगी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, वहीं इसे समझने के लिए कुछ लोगों को समय लग सकता है। इस नारे को लेकर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, देश को अब ऐसे नारों की जरूरत नहीं है, हम एकजुट हैं। इस नारे की जरूरत उन लोगों को है जो एक संप्रदाय के नाम पर वोट चाहते हैं। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य में पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र भाजपा के बड़े चेहरे और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बड़ी चाल चली है। कांग्रेस ने फडणवीस के खिलाफ नागपुर साउथ वेस्ट से प्रफुल्ल गुड्ढे को उतारा है। गुड्ढे के प्रचार के लिए कांग्रेस ने बड़े नेताओं को नागपुर भेजा हुआ है। नागपुर का जातीय समीकरण दलित वोटर 1 लाख, कुंभी वोटर 70,000, ब्राह्मण वोटर 60,000, माली वोटर 20, कुल वोटर 4 लाख बता दें कि यह सीट साल 2009 में अस्तित्व में आई थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में फडणवीस ने यहां से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में भी फडणवीस ने यहां से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। महाराष्ट्र में कब होगी वोटिंग? चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा। इसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2019 बीजेपी 105 सीट, शिवसेना 56 सीट, एनसीपी 54 सीट, कांग्रेस 44 सीट। भारत में दो प्रमुख राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र और 13 और 20 नवंबर को झारखंड में मतदान होंगे। दोनों राज्यों में 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों से पहले एक मैट्राइज सर्वे सामने आया है, जो इन राज्यों में सत्ता की दिशा और गठबंधनों के भविष्य का साफ संकेत दे रहा है। महाराष्ट्र में महायुति को मिलने वाली बढ़त महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले किए गए मैट्राइज सर्वे के अनुसार राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है। सर्वे में अनुमान जताया गया है कि महायुति को 145 से 165 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए को 106 से 126 सीटों तक ही सिमटने की संभावना है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 47% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने की संभावना है। सर्वे के मुताबिक भाजपा को पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और ठाणे कोंकण क्षेत्रों में भारी जनसमर्थन मिल रहा है, जहां उसे क्रमशः 48%, 48% और 52% वोट मिलने की संभावना है। झारखंड में भाजपा गठबंधन को मिलेगी जीत। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी सत्ता परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। मैट राइस सर्वे के अनुसार
भाजपा गठबंधन राज्य में सत्ता हासिल कर सकता है। सर्वे में अनुमान जताया गया है कि भाजपा को 45 से 50 सीटें मिल सकती हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को 18 से 25 सीटों तक सीमित रहने का अनुमान है। झारखंड में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होने का इतिहास रहा है और इस बार भी भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन प्रमुखता से उभर सकता है। वोट शेयर में भाजपा गठबंधन को 53% से अधिक वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का वोट शेयर 27.9% रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे और मरांडी की बढ़ती लोकप्रियता महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे सबसे पसंदीदा चेहरा बने हुए हैं। एक सर्वे में 40% लोगों ने शिंदे को सीएम के रूप में समर्थन दिया है, जबकि उद्धव ठाकरे को 21% और देवेंद्र फडणवीस को 19% लोगों ने पसंदीदा सीएम चेहरे के रूप में चुना। झारखंड में भी मुख्यमंत्री पद के लिए बाबूलाल मरांडी की लोकप्रियता बढ़ रही है। राज्य के लगभग 44% लोग उन्हें सीएम पद के लिए पसंद करते हैं, जबकि हेमंत सोरेन को 30% समर्थन मिला है। बीजेपी के बंटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर एनडीए में ही फूट नजर आ रही है। इसके सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के नारे की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में अजित पवार वाली एनसीपी ने सबसे पहले विरोध किया और इसके बाद जेडीयू और जयंत चौधरी की पार्टी भी कतार में है। बंटेंगे तो कटेंगे पर अजित पवार ने 7 नवंबर को मुंबई में कहा, ये छत्रपति शिवाजी, राजर्षि शाहू महाराज और महात्मा फूले का महाराष्ट्र है। यहाँ के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते। यहाँ के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। इस पर महायुति की दूसरी सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की सेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि अजित दादा आज नहीं समझ रहे, लेकिन आगे समझेंगे कि बंटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन जरूर चलेगी। उन्हें समझना पड़ेगा कि सीएम योगी कोई गलत बात नहीं कर रहे। जेडीयू ने भी किया विरोध। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने 8 नवंबर को पटना में कहा, बंटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की देश को कोई ज़रूरत नहीं है। इस नारे की ज़रूरत उन लोगों को है जिन्हें सांप्रदाय के नाम पर वोट चाहिए। जब देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हिंदू हैं, तो देश में हिंदू कैसे असुरक्षित हो गए? वहीं चिराग पासवान ने इस मामले पर बीजेपी का साथ दिया है। उनकी पार्टी ने कहा कि ये नारा ठीक है। जयंत चौधरी ने क्या कहा? हाल ही में उपचुनाव का प्रचार करते हुए जयंत चौधरी ने पत्रकारों से बात की थी। इस पर एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बंटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं। इस पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, ये उनकी बात है। इतना कहकर वो चले गए। इससे पता चलता है कि आरएलडी भी इस नारे के साथ नहीं है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में मनोज जरांगे मराठा आरक्षण के लिए लगातार आंदोलन करते जा रहे हैं, वहीं उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था, लेकिन फिर बीते दिनों चुनाव न लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। वहीं अब इसी बात से यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर वे आज यानी 10 नवंबर को अपना रुख स्पष्ट करेंगे। जानकारी दें कि जरांगे ने एक निजी मराठी समाचार चैनल से बातचीत करते हुए मराठा समुदाय के साथ नाइंसाफी करने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। वैसे भी मराठों के लिए जरांगे द्वारा किए जा रहे आरक्षण को बीते 1 साल में जबरदस्त समर्थन और प्रतिसाद मिला है। जरांगे ने मराठों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की मांग दोहराते हुए कहा कि यह समुदाय उन लोगों को हराएगा जिन्होंने उसके साथ नाइंसाफी की। उन्होंने यह भी कहा था कि हमने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, लेकिन मैं 10 नवंबर को अपना रुख स्पष्ट करूंगा ताकि कोई संशय न रहे। उसके बाद समाज के पास चुनाव तक 10 दिन हैं। हमें आरक्षण मिलेगा और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा ध्यान इसी पर रहेगा। आरक्षण मिलने के बाद हम यह तय करेंगे कि राजनीति के बारे में क्या करना है। जरांगे ने कहा था कि अगर लोगों के साथ अन्याय होता है तो वे आपके खिलाफ ही जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस की वजह से हमारे समुदाय को हमेशा से ही बहुत अन्याय सहना पड़ा है। मराठा समुदाय को तब बहुत अपमान सहना पड़ा जब उन्होंने दूसरे समुदायों को आरक्षण दिया और हमें छोड़ दिया। समुदाय में इस बात का बहुत गुस्सा है। हालांकि इन सबसे इतर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही मनोज जरांगे ने भले ही इस बार महाराष्ट्र चुनावों में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया हो, लेकिन मराठा आंदोलन के केंद्र जालना में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की बेचैनी इससे भी कम नहीं हुई है।
यहाँ बीजेपी ने साल 2019 के चुनाव में जिले के 3 प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र भोकरदन, परतूर और बदनापुर में जीत हासिल की थी और पार्टी कोशिश कर रही है कि उसकी जीत का रिकॉर्ड भी बरकरार रहे। हालांकि वहां के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में अब बदलाव दिख रहे हैं। फिर जरांगे ने बार बार बीजेपी पर निशाना साधते हुए हमेशा ही आगाह किया कि मराठा समुदाय आगामी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में उसके उम्मीदवारों को जीतने नहीं देगा। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मराठा समुदाय बीजेपी से नाराज है और आरक्षण सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार मानता है। इस पर जरांगे ने समुदाय से बार बार जोर देकर कहा है कि मराठा आरक्षण का विरोध करने वालों को सबक सिखाएं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने रविवार को 28 बागी उम्मीदवारों को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। ये 22 विधानसभा क्षेत्रों से महाविकास आघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जिन प्रमुख नेताओं को कार्रवाई का सामना करना पड़ा, उनमें पूर्व मंत्री राजेंद्र मुल्क, रामटेक निर्वाचन क्षेत्र, याज्ञवल्क झिचकर, काटोल, कमल व्यवहारे कस्बा, मनोज शिंदे, कोपरी पचपखाड़ी और आबा बागुल शामिल हैं। कांग्रेस के एक बयान में कहा गया है कि यह निर्णय एआईसीसी प्रभारी रमेश चेन्निथला के निर्देश पर लिया गया है। कुल 28 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता नए निलंबित नेताओं में शामिल हैं श्यामकांत सानेर, राजेंद्र ठाकुर, अब्बा बागुल, मनीष आनंद, सुरेश कुमार जेठलिया, कल्याण बोराडे और चंद्रपॉल चौकसे। इससे पहले बीते दिन पार्टी ने 21 अन्य बागियों को निलंबित कर दिया, जिससे 22 निर्वाचन क्षेत्रों में निलंबन की कुल संख्या 28 हो गई। पहले निलंबित नेताओं की सूची में शामिल हैं आनंदराव गेडाम, शीलू चिमुरकर, सोनल कोवे, भरत येरेमे, अभिलाषा गवतुरे, प्रेमसागर गणवीर, अजय लांजेवार, विलास पाटिल, आसमा जावत चिखलेकर, हंस कुमार पांडे, कमल व्यवहारे, मोहनराव दांडेकर, मंगल विलास भुजबल, मनोज शिंदे, सुरेश पाटिल खेड़े, विजय खडसे, शब्बीर खान, अविनाश लाड याग्वल्य झिचकर, राजू झोड़े और राजेंद्र मुखा। पार्टी ने पहले ही दी थी चेतावनी, बता दें कि ये निलंबित उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी एमवीए के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने कहा था कि आधिकारिक एमवीए उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सभी पार्टी के बागियों को 6 साल के निलंबन का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं और सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। विपक्षी एमवीए गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एससीपी शामिल हैं, सत्ता हासिल करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। वहीं महायुति गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल हैं, वो दोबारा सरकार बनाने की कोशिश में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरावती में एक रैली के दौरान बटेंगे तो काटेंगे का नारा दिया है। यह नारा देश में चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे का कुछ नेता समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ इसके विरोध में हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की सहयोगी दल एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने भी इस बयान का विरोध किया है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने एक हैं तो सुरक्षित हैं का नारा दिया था। अजित पवार ने दिखाया आईना। बता दें कि महायुति के साथी अजित पवार लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले अजित पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र शिवाजी, अंबेडकर, शाहू जी महाराज की धरती है। इस बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि बाहर से लोग राज्य में आकर ऐसी बातें करते हैं। दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम को तय करना चाहिए कि उन्हें क्या कहना है। हम भले ही महायुति में साथ काम कर रहे हों, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। यह दूसरों में काम कर सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में यह काम नहीं करता। वहीं जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने भी इस नारे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश को अब ऐसे नारों की ज़रूरत नहीं है, हम एकजुट हैं। यह नारा उन लोगों को चाहिए जो एक समुदाय के नाम पर वोट चाहते हैं। संजय निरुपम ने किया समर्थन। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर आप बंट गए तो कमज़ोर हो जाएंगे, अगर आप एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अजित दादा अभी नहीं समझ रहे हैं, बाद में समझ जाएंगे। अगर बंट गए तो कट जाएंगे। यह लाइन महाराष्ट्र में ज़रूर काम करेगी। अजित दादा को समझना होगा, सीएम योगी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। कुछ लोगों को यह समझने में थोड़ा समय लग सकता है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, राज्य में किसकी सरकार बनेगी, मतदाता किसके पक्ष में वोट करेंगे, इसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में पहली बार जटिल राजनीतिक स्थिति पैदा हुई है। दो प्रमुख दलों में विभाजन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। इन सबकी पृष्ठभूमि में देखा गया कि इस चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी में कई लोगों ने बगावत कर दी। इन विद्रोहियों ने पहले ही महायुति और महाविकास अघाड़ी के घटक दलों का सिरदर्द बढ़ा दिया है। इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे के फैसले से महायुति की टेंशन बढ़ गई है। बात श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र की है। श्रीरामपुर में एनसीपी अजित पवार समूह से लहू कनाडे उम्मीदवार हैं, जबकि उसी निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना के शिंदे समूह ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। शिंदे और अजित गुट के उम्मीदवार आमने सामने शिवसेना शिंदे गुट से भाऊ साहेब कांबले को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि संरक्षक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने घोषणा की है कि राष्ट्रवादी अजीत पवार समूह के लहू कनाडे श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र से महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। इसके बावजूद अब जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवार भाऊ साहेब कांबले के समर्थन में सभा करेंगे। यह जानकारी शिवसेना के राज्य सचिव भाऊ साहेब चौधरी ने दी है, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पालक मंत्री विखे पाटिल ने संकेत दिया है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में दोस्ताना मुकाबला होगा। सीएम शिंदे पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे। सभा विखे पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद मुझसे कहा कि भाऊ साहेब कांबले का आवेदन वापस ले लिया जाएगा। मैंने भाऊ साहेब कांबले को इसके बारे में बताया, लेकिन बाद में क्या हुआ पता नहीं। अगर भाऊ साहेब कांबले खड़े होते हैं तो दोनों महायुति उम्मीदवारों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने सूचित किया कि सीट राकांपा को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने घोषणा कर दी है कि कनाडे ही महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए कि भाऊ साहेब कांबले उनके उम्मीदवार हैं। उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है। विखे पाटिल ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि महायुति पर कोई असर पड़ेगा। भले ही दो उम्मीदवार हों, जनता महायुति उसके साथ है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसकी वजह है कि जहां एनडीए कैंडिडेट के लिए वोट अपील करने भाजपा के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरह विपक्ष यानी इंडी अलायंस की तरफ से राजद सुप्रीमो लालू यादव कमान संभालने वाले हैं। लालू यादव आज यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार 10 नवंबर को कोडरमा आएंगे। वे मरकच्चो के गुरहा मैदान में इंडिया गठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभा के बाद मरकच्चो से लेकर तिलैया तक वे रथ यात्रा करेंगे। इसको लेकर राजद की ओर से विशेष रथ तैयार किया गया है। लालू प्रसाद यादव रविवार की रात कोडरमा के तिलैया में ही विश्राम करेंगे और 11 नवंबर को वे वापस बिहार चले जाएंगे। बताया जा रहा है कि कोडरमा के मरकच्चो पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे वहां से रथ पर सवार होकर तिलैया के लिए सड़क मार्ग से निकलेंगे। रथ से तिलैया पहुंचने के बाद वहीं रात्रि में विश्राम करेंगे। वहीं भाजपा की तरफ से पीएम मोदी का कार्यक्रम आज तय है। पीएम आज यहां बड्डी रैली को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बोकारो के चंदन कियारी और गुमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद वे रांची में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रविवार की दोपहर प्रधानमंत्री मोदी रांची पहुंचेंगे। इसके बाद वे चंदन कियारी के लिए रवाना होंगे। चंदन कियारी में सभा के बाद गुमला जाएंगे। गुमला में जनसभा के बाद वे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 4:50 से ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहे तक 1.5 घंटे का रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए वोटिंग में अब केवल 3 दिन बचे हैं। 13 तारीख को 43 सीटों के लिए मतदान होने हैं। राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।
सभी दलों के स्टार प्रचारकों का आना जाना बढ़ गया है। इसी बीच रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक करीबी के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली। चुनाव के बीच केंद्रीय एजेंसी की इस कार्रवाई में लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं कई बैंक लॉकर से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इन सब के बीच आज लालू यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर जाएंगे। लिहाजा इन दोनों के सभा में काफ़ी कुछ नया सुनने को मिल सकता है।